नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और लाया हूं एक बार फिर से आप लोगों के लिए डरावनी कहानी। ये कहानी है खंडर की चुड़ैल की। मानसरोवर गांव के सुनसान जंगल के इलाके से एक कार तेज रफ्तार के साथ गुजर रही थी, जिसमें बैठा अनिकेत बहुत ही खुश नजर आ रहा था। तभी सीट पर रखा उसका मोबाइल रिंग कर रहा था। कॉल रिसीव कर उसने मोबाइल को अपने कान से लगाया और एक हाथ से ड्राइव करने लगा। कॉल अनिकेत के दोस्त सौरव का था। अनिकेत, क्या हुआ सौरव? क्या तुम्हें थोड़ा सा भी सब्र नहीं है? मैंने कहा था ना कि हवेली मेरे नाम पर होते ही मैं तुझे तेरे हिस्से के पैसे दे दूंगा। सौरव, 15 दिन निकल चुके हैं भाई। आखिर कब हवेली तेरे नाम पर होगी और कब तू मेरे पैसे देगा? अनिकेत, अरे भाई थोड़ा सब्र रख। देरी कोर्ट की तरफ से हो रही है, मेरी इसमें क्या गलती? जैसे ही काम होता है मैं तुझे खुद इन्फॉर्म करूंगा। अब फ़ोन रख कहकर अनिकेत ने जैसे ही कॉल काटी, अचानक उसकी कार बंद हो गई। अनिकेत, अरे अब इसे क्या हुआ? कहकर अनिकेत ने जैसे ही सामने देखा, उसके होश उड़ गए। कार गांव के पुराने खंडर के सामने खड़ी थी। मैं इस जगह कैसे आ गया? कहकर अनिकेत ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। अनिकेत, अरे ये क्या बकवास है? कहकर वो झुंझलाता हुआ कार से बाहर निकला। मैं तो अपनी हवेली जा रहा था, फिर इस खंडर के सामने कैसे पहुंच गया? उसके पीछे से एक भयानक आवाज़ सुनाई दी और उसने जैसे ही देखा उसके होश उड़ गए। जब मौत आती है तो इंसान अपनी मौत की तय की हुई जगह पर पहुंच ही जाता है। उसके सामने लाल साड़ी पहने हुए उसकी बीवी रागिनी, जो प्रेत बन चुकी थी, भयानक अवतार में खड़ी थी। उसकी आंखें तेज लाल अंगारों के जैसे चमक रही थी। उसके हाथ के नाखून किसी खूनी खंजर जैसे लंबे और पैने नजर आ रहे थे, जिनसे खून टपक टपक कर जमीन पर गिर रहा था। अनिकेत, ये नहीं हो सकता। तो तुम वापस नहीं आ सकती? मैं वापस आ चुकी हूँ और तुझसे मिली धोखेबाजी का बदला तुझसे जरूर लूंगी। नहीं, अनिकेत जोर से चिल्लाया और वहां से भागने के लिए एक तरफ मुड़ा। रागिनी ने उसे अपनी शक्ति से हवा में उठा लिया और फिर तेजी से उसको खंडर के अंदर पटक दिया। अनिकेत चिल्लाया और जैसे ही जमीन पर गिरा, रागिनी उसके सामने आ गई। उसने उसकी गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी आंखों में अपने पैने नाखून मारे और उसे अंधा कर दिया। मुझे छोड़ दो रागिनी, ये तेरे किए की सजा है, धोखेबाज। कहते हुए रागिनी ने अनिकेत की गर्दन पकड़कर पूरी तरह कैसे पीछे घुमा दी और एक ही झटके में उसे खत्म कर दिया। रागिनी, अब मैं अपनी मौत का बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी। उसको भी इसी खंडर में लाकर मारूंगी। रागिनी वापस आ चुकी है। कुछ देर बाद सौरव ने अनिकेत को फिर से कॉल किया, पर उसका नंबर बंद आ रहा था। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। तभी सौरव की पत्नी आराध्या कहती है, क्या हुआ सौरव? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इस अनिकेत ने मुझसे एक डील की थी, जिसके पैसे मुझे वो पिछले हफ्ते देने वाला था, लेकिन अब ये अपनी नीयत खराब कर रहा है और रोजाना आजकल कह रहा है। आराध्या, अब सो जाओ, उससे कल जाकर मिल लेना। कहकर आराध्या ने उसे गुड नाइट कहा और लैंप बंद कर दिया। अचानक सौरव को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। उसने जैसे ही पलट कर देखा, सामने रागिनी को भयानक रूप में देखकर उसकी चीख निकल गई।
अगले ही पल रागिनी ने उसका गला पकड़ लिया और हंसते हुए बोली, मुझे मारकर मेरी हवेली के पैसे खाना चाहते थे ना? फिक्र मत करो, अब तुम्हारी भी मौत बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी। सुनते ही सौरव डर कर जोरों से चिल्लाया और फिर उसकी आवाज़ सुनकर आराध्या जाग उठी। आराध्या, क्या हुआ सौरव? तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? ऐसा क्या देख लिया? सुनकर सौरव ने उससे कुछ नहीं कहा और अपना डर छिपाते हुए बोला, शायद कोई बुरा सपना देखा था। इतना कहकर उसने आगे कुछ नहीं सुना और चादर ढककर जल्दी से आंखें बंद करके सो गया। उसने अपने डर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उसकी कंपकपी बंधी हुई थी। आराध्या इस बात को देखकर हैरान थी। उस रात के बाद सौरव की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। रात के समय उसे कहीं ना कहीं रागिनी की आत्मा नजर आने लगी थी और वो इसी तरह डर जाता था और चीखता चिल्लाता रहता था, लेकिन आराध्या के पूछने पर वो कुछ नहीं बताता था। एक रात ऐसे ही सौरव चादर से खुद को पूरी तरह ढककर कांप रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था। आराध्या इस बात से परेशान थी और जानना चाहती थी कि सौरव इतना डरा हुआ क्यों रहने लगा। आराध्या, मैंने सौरव का ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं देखा और मुझे इसका पता लगाना ही होगा। सौरव उस खंडर में मेरी लाश दफन है, वहाँ जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दो, वरना मेरी आत्मा अनिकेत की तरह तुम्हें भी मार देगी। इस बार सौरव को आवाज़ आई तो वो झट से डरी हुई हालत में बेड पर बैठ गया। उसने देखा कि आराध्या बेखबर सोई हुई थी, तो वो अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगा। आराध्या सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और फिर चुपके से उसके पीछे पीछे हो ली। सौरव घर से बाहर निकलकर घर के पीछे वाले जंगल की तरफ चला गया। आराध्या भी दबे पांव उसका पीछा कर रही थी। सौरव उसी पुराने खंडर के सामने आकर रुक गया। सौरव, रागिनी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करके तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। उसके इतना कहते ही वहां पर तेज तेज हवाएं चलने लगी। एक झोंके ने सौरव को हवा में उठाया और उसी खंडर के अंदर ले जाकर पटक दिया। सौरव उसको आवाज लगाते हुए, आराध्या भी खंडर के अंदर आ पहुंची थी। उसको देखकर सौरव चौंक गया था और बोला, तुम यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ खतरा है, यहाँ से जाओ। सौरव, प्लीज टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद यू, और तुम यहाँ क्यों आए हो? अब सौरव ने उससे कुछ भी छिपाना ठीक नहीं समझा। अनिकेत और मैं बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और गांव के सबसे अमीर ठाकुर की एक लड़की थी, रागिनी, जिसके नाम गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। मैं और अनिकेत चाहते थे कि रागिनी को अपने प्यार में फंसाकर उसकी हवेली अपने नाम करवा लें, लेकिन उससे शादी तो सिर्फ एक ही कर सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि शादी अनिकेत करेगा और हवेली उसके नाम होने के बाद हम दोनों आधा आधा हिस्सा बांट लेंगे। यह सुनकर आराध्या कहती है कि कितनी गंदी सोच है तुम लोगों की, आगे बताओ क्या हुआ। शादी के बाद रागिनी हवेली अनिकेत के नाम पर करने को तैयार नहीं थी और अगर अनिकेत उससे ज़बरदस्ती करता तो वो समझ जाती कि अनिकेत उससे प्यार नहीं करता, सिर्फ प्यार करने का नाटक कर रहा था। इसलिए मैंने और अनिकेत ने प्लान बनाया कि रागिनी को रास्ते से हटा देते हैं। एक रात अनिकेत ने रागिनी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और फिर हम उसको यहाँ इसी खंडर पर ले आए और हमने उसे मारकर यहीं पर दफना दिया।
अगली सुबह अनिकेत ने झूठी रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई कि रागिनी अपने किसी आशिक के साथ मुझे छोड़कर भाग गई और अब कुछ दिन बाद यह हवेली उसके नाम हो जाती। मुझे भी मेरे हिस्से के पैसे मिल जाते, लेकिन पता नहीं मरने के बाद भी रागिनी वापस कैसे आ गई। और वो कह रही थी कि उसने अनिकेत को मार दिया है और अब मुझे भी नहीं छोड़ेगी। अगर मैंने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया तो। यह सब सुनकर आराध्या डर गई और बोली, बताओ उसकी लाश कहाँ पर दफनाई है, हम उसका अंतिम संस्कार करवा देंगे। सौरव कुछ बोलता इससे पहले ही उन दोनों के सामने रागिनी आकर खड़ी हो गई, जिसे देखकर वे दोनों बेहद डर चुके थे। वह सब मैंने तुझे यहाँ लाने के लिए बोला था, ताकि तू यह बात अपने मुंह से अपनी पत्नी को बता दे। सिर्फ इसलिए अब तक तुझे जिंदा रखा था। रागिनी, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। प्लीज सौरव को माफ कर दो। नहीं, इसकी मौत अब तो तय है। कहते ही रागिनी ने सौरव की गर्दन पकड़ी और एक बार फिर उसे दीवार की ओर फेंक दिया और अगले ही पल उसने सौरव का हाथ पकड़कर घर की दीवार पर लगे पुराने खूंटे पर उसे टांग दिया। वह खूंटा सौरव के सीने के आर पार हो गया था और वह उसी पर टंगा रह गया था। मेरा बदला पूरा हुआ, यह कहकर उसने आराध्या की ओर देखा और कहा कि मेरे साथ हुई घटना की सच्चाई तुम जाकर मेरे पापा को बताओगी और पूरा गांव मेरी सच्चाई को जानेगा। उस हवेली पर किसी और की गंदी नजर पड़ी तो मैं फिर वापस आऊंगी। इसलिए पापा से कहना कि उस हवेली में गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जाए। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर आगे से किसी भी लड़की के साथ किसी लड़के ने धोखेबाजी करने की कोशिश की तो रागिनी वापस आएगी। यह कहकर रागिनी वहां से गायब हो गई। तो ये थी खंडर की चुड़ैल की घटना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और शेयर करें। आप आते हैं, सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मेहनत में कुछ कमी रह गई। आगे भी बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है अमन शुक्ला और लाता रहूंगा आप लोगों के लिए डरावनी कहानियां। धन्यवाद।